Hello students, myself Bhupen Singh, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, रातीगढ़ कैंपस। वेल्डिंग के हम पिछले 2 लेक्चर से अपन वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी में हम अब आज जो स्टडी करेंगे वो टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं जो अपन को पढ़ना है तो वो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, TIG एंड MIG वेल्डिंग, TIG एंड MIG वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसी के अंदर आता है स्पॉट, सीम एंड बट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग। ये टाइप्स हैं। ये टाइप्स अलग अलग हैं और कोई पर्टिकुलर मेथड किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अच्छी होती है, कोई किसी के लिए अच्छी होती है। किसी में बेयर इलेक्ट्रोड यूज होता है, किसी में कोटेड इलेक्ट्रोड यूज होता है, किसी में फ्लक्स अलग से यूज होता है, किसी में उसी के अंदर मिक्स रहता है, ठीक, किसी में गैसियस फॉर्म में अपन यूज करते हैं। ये अलग अलग हैं जिस पर ये अपन इनको अलग अलग टाइप बोलते हैं कि एक ये टाइप का है, वो टाइप का। किसी किसी मशीन ऐसी रहती है जो कि हम उसमें स्पेशल टाइप से अपन उसमें वेल्डिंग कर सकते हैं। कई जगह जरूरत पड़ती है, जैसे जहाँ पर प्रेशर वाले वेसल होते हैं वहाँ पर वेल्डिंग होती है। आप देखते हैं अपन कई जगह, जैसे बोगी में देखते हैं, ट्रेन में, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के वेल्डिंग हैं, आर्क वेल्डिंग के टाइप्स हैं। इनको अपन अब डेप्थ में पढ़ेंगे, सबको अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, समटाइम कॉल्ड हिडन आर्क और सब आर्क वेल्डिंग, ठीक है ना। ये इसका दूसरा नाम और होता है हिडन आर्क और सब आर्क वेल्डिंग। इसका मतलब ये होता है कि अपन को इसमें जो आर्क रहता है वो आर्क अपन को नहीं दिखता है, ठीक है, और लेकिन वेल्डिंग उसमें होती रहती है अंदर, ठीक है। ये इसमें जो मेन रोल होता है वो जो फ्लक्स होती है उसका रोल होता है, ठीक है। तो जो फ्लक्स अपन यूज करते हैं, रहती प्रोसेस बिल्कुल वही है कि आपने 2 जॉब पीस को रखा, उनमें जो गैप है वो आपने सरफेस को पहले क्लीन किया, क्लीन करने के बाद में अपन ने उनको पास पास में रखा, मिनिमम से मिनिमम गैप उसमें अपन ने मेंटेन किया, ठीक है। गैप मेंटेन क्या किया अपन ने, तो उनको चिपका के रखा। जो गैप बना है वो तो बना ही रहेगा गैप, ठीक है। उसी गैप को अपन को फिल करना, दैट इज कॉल्ड द वेल्डिंग। तो जब अपन इसको स्टार्ट करते हैं, वेल्डिंग करते हैं इसमें, तो प्रोसेस इसमें भी वही होती है जो आर्क वेल्डिंग में है। जैसा अपन ने पहले पढ़ा हुआ था कि जैसे अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि आर्क वेल्डिंग में हम एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, कोटेड इलेक्ट्रोड अपन ने वहां पर देखा था। कोटेड इलेक्ट्रोड डालेंगे और उसके बाद में फिर वो इनको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक ले जाता है जॉब पीस को, और फिर उसमें फिलर मटेरियल जो कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के फॉर्म में है वो वहां पर मोल्ट हो करके और मेल्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद में वहां पर फिल हो जाता है, प्योर हो जाता है, जो गैप बचता है उस चीज में, ठीक है। और फिर ऊपर से कोटिंग हो जाती है। सेम टू सेम चीज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ही होती है, बस इसमें एक स्पेशल तौर पर ये होता है कि हम जो फ्लक्स का यूज करता है, जैसे फ्लक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो फ्लक्स किस टाइप की होती हैं, जो फ्लक्स का मटेरियल होता है, द फ्लक्स मे बी मेड ऑफ सिलिका, metal oxide and other compounds fused together and then crushed to proper size। मतलब ये होता है कि इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, और दूसरे कंपोनेंट और डले हुए रहते हैं उसमें, और इनको पहले अपन फ्यूज कर देते हैं, ये इकट्ठे मतलब इनको मर्ज कर देते हैं, फिर इसके बाद में इसको अपन तोड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़ों में कर देते हैं, बिल्कुल बारीक, मतलब पाउडर के फॉर्म में अपन इसको बना देते हैं, ठीक है ना। Another group of fluxes is made of similar material bonded and formed into granules, ठीक है ना। ये क्या चीज होती है, मतलब जैसे अपन ने ऊपर अभी देखा कि सिलिका, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर मटेरियल सेम है, जैसे सिलिका ही सिलिका ले लिया, ठीक है, तो उसको अपन बॉन्ड कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करने के बाद में फिर उसको हम ग्रेनुल्स मतलब बारीक टुकड़ों में अपन उसको कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म। पाउडर मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं होता कि आटे के जैसा होता है, ये कुछ कुछ थोड़े से दरदरे टाइप का होता है, दलिया टाइप का होता है ये, इसको अपन तैयार कर लेते हैं। और ये यही एक इसका मेन फंक्शन होता है कि जब अपन वेल्डिंग करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो ये सबसे मेन रोल करती है, ठीक है। अब कैसे होता है ये देखते हैं अपन।
तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले अपन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का एक सिस्टमेटिक डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें आपको कुछ कुछ चीज दिख रही है जो ऊपर फैली हुई है। 4 नंबर की फ्लक्स लिखा हुआ है। 3 नंबर का वो तो वेल्डिंग के बाद की बात है, मोल्टन मेटल है, ठीक है। फिर 2 नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर एनवेलप ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और फिर 1 नंबर आपको इलेक्ट्रोड है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। और नीचे यहाँ देखेंगे अपन तो लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे लिखा हुआ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अपन को समझ में आ ही चुका है कि अपन ने देखा हुआ था डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या चीज होती है, ठीक है। उसके हिसाब से वो अपन ने पहले ही देख लिया कि भाई ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होती है कि यहाँ तक वो जो मेटल को अपन को हीट करना रहता है वो वहां पर वो हीट हो जाती है उस चीज में। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो बेयर इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में बेयर इलेक्ट्रोड अपन यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए मटेरियल इसमें सबसे पहले नंबर जैसी प्रोसेस होती है आर्क वेल्डिंग की वही सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में भी करते हैं। अपन क्या करते हैं, दोनों पीस को आपने एक साथ किया, उनकी सफाई करी, उसके बाद में फिर आपने उनको क्लीन करके आपस में टच कर दिया। टच करने के बाद में क्या करते हैं, ये जो ग्रेनुलस आपने देखे हैं फ्लक्स के पाउडर फॉर्म में जो होता है, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं वहां पर उसकी लेयर को बिछा देते हैं और इस कदर बिछाते हैं वहां पर कि हमको वो जो दोनों का ज्वाइंट है वो ज्वाइंट नहीं दिखना चाहिए, पूरे में अच्छे से बिछा देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में पहले नंबर अपन जहाँ पर वो उसको टच करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड को, बेयर इलेक्ट्रोड को, तो वो वहाँ पर वो सर्किट वैसे ही कंप्लीट है पहले से, ठीक है। तो वो वहाँ स्पार्किंग होने लगेगी। स्पार्किंग होने से वो जो हीट का अपन ने टेम्परेचर का वो सब चीज पढ़ी थी वो सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो होने लगेगी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें जो सबमर्ज्ड इसको बोलते हैं वो इसका रीजन ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड इस फ्लक्स के अंदर पहले पेनिट्रेट करता है, फिर उसके बाद में वहां जाकर के वो टच करता है। जैसे हम एक इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अपन बचपन में खेलते थे तो अपन मिट्टी या गेहूं या रेत के जैसे ढेर या एक लेयर बनी हुई है अच्छी मोटी सी लेयर, उसके बाद में अपन उसमें उंगली, जैसे गेहूं वाले उसमें हम उंगली चलाते थे, क्या होता था हमारी उंगली तो डूबी हुई रहती थी उसके अंदर, और जैसे जैसे वो चलती जाती थी पीछे जो लेयर बन रही है वो भी गेहूं, आजू बाजू के गेहूं आकर के उसके अंदर भरते जाते थे, तो वो लेयर पूरी पैक होती जाती थी। सेम टू सेम चीज यहाँ पर होती है। इसमें क्या होता है कि जब हीट जनरेट होती है तो जो एक पर्टिकुलर लेयर है फ्लक्स की, तो वो जब हीट होती है तो अपन ने देखा ना कि फ्लक्स का टेम्परेचर मोल्टन मेटल से कम होता है मेल्टिंग का, तो वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। मेटल यहाँ पर पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आई, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आने के बाद में मोल्टन मेटल जो है, मतलब इलेक्ट्रोड जो है, बेयर इलेक्ट्रोड है, उस वो मोल्टन मेटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जॉब पीस आए, वो दोनों आपस में जुड़े, फिर जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो रिमेनिंग पोर्शन में उसने उसको भर दिया, किसको, मोल्टन मेटल को, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो फ्लक्स की लेयर है उस बिल्कुल जो कांटेक्ट में आ रही है किसके, मोल्टन मेटल के, वो मेल्ट हो जाएगी फ्लक्स की और वो उसके ऊपर जम जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाने लगता है, ठीक है। तो वो वहां पर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए अपन वहां पर एक लेयर बन जाती है, तो ये डीऑक्सीडेशन वहां पर मतलब कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब जो मोल्टन मेटल भरी हुई है वो उसके ऊपर पैक हो गई, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये लग गया, क्या, फ्लक्स की एक लेयर बन गई। तो अब वो क्या होगा कि जो मोल्टन मेटल है वो अब धीरे धीरे करके कूल होगी, लेकिन वो ऑक्सीजन के या एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, ठीक है। तो जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि जब ये इलेक्ट्रोड मूव करता जाएगा, जो डायरेक्शन अपन को दिख रही है 1 नंबर की, ठीक है, कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो उस टाइम पर हमको इसमें सिर्फ वैसे ही जैसे हम उंगली चलाते हुए रहते हैं वैसे ही हमको इलेक्ट्रोड दिखता है कि इलेक्ट्रोड मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसमें हमको किसी भी तरीके से ये नहीं दिखता है कि इसमें आर्क कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है, या कैसी वेल्डिंग हो रही है। ये पूरा कंप्लीट होता है जब ये वेल्डिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब वो कैसे होता है, नहीं, क्या होता है कि जब हम इसमें एक और गन यूज होती है, वैक्यूम गन। जब हम इलेक्ट्रोड को मूव करवाते जाते हैं तो उसके पीछे से एक गन मूव होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो ग्रेनुलस हैं फ्लक्स के उनको खींचती जाती है, ठीक है। तो वो वहां से जो
फ्री ग्रेनुलर्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं उसके, उनको, बाकी जो मेल्ट हो गया वो तो जम गया वहां पर, तो उसका तो कोई खेल है नहीं है, ठीक है। तो वो जो उसको हमें अब इस पर्टिकुलर लेयर का जो वहां पर आपको अभी दिख रहा है 4 नंबर जो लिखा हुआ है, और 2 नंबर तो मेल्ट होकर के जम गया, ठीक है। और जो 4 नंबर है जो अभी भी पाउडर फॉर्म में है, तो वो अब एक्सेस में उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, उसको वो खींचती जाती है। तो हमको यहाँ पर एक लेयर दिखती जाती है कि ये फ्लक्स जो जमा हुआ है उसके ऊपर जो लेयर आ रही है वो भर दिखती है उसमें, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके जैसे हम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसके बाद में हम इसको वैसे ही करते हैं जैसे कि हम वेल्डिंग को करते हैं, कि ये फ्लक्स जम गया है। अब इसके बाद में आप चाहो तो उसको जो उसमें अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल तो इसमें कहीं पर आते नहीं, क्योंकि अपन को स्पार्किंग दिखती नहीं है, तो इसमें मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं इधर उधर उछट करके चिपकते नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपन को स्मूथ जो वेल्डिंग होती है वो मिलती है। अब क्या करते हैं, हैमर लेंगे और उसके बाद में इसको हटा देंगे, कूलिंग हो जाएगी, और हमको एक सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से वेल्डिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के, ठीक है। अब इसमें जो वोल्टेज है पहला, वो वोल्टेज की जो रेंज बता रहे हैं वो रेंज है 25 to 40 वोल्ट, ठीक है। करंट की जो रेंज होती है डीसी के लिए 600 से 1000 एम्पियर तक होती है, डीसी के लिए होती है ये 600 से 1000 तक, ठीक है। और एसी के लिए होती है 2000 एम्पियर, ठीक है ना। डीसी में हमेशा करंट कम का यूज होता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट होती है, आप जानते ही उस चीज में, ठीक है। और इनडायरेक्ट और ये जो एसी करंट होती है, अल्टरनेट करंट होती है, इसमें 2000 आरपीएम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो साइकिल बनता है, आप देखते हैं कि इसमें डीसी करंट में डायरेक्ट साइकिल जो बनता है वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव का होता है, और इसमें एसी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो हीट डेवलपमेंट का जो रेशो होता है वो डीसी करंट में ज्यादा होता है, इसलिए अपन उसमें कम करंट का यूज होता है। मटेरियल ऑफ वायर और स्टील, एलॉय ऑफ स्टील, कॉपर एटसेट्रा, ठीक है ना। ये जो इसमें मटेरियल का यूज होता है, ये मटेरियल अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें स्टील, एलॉय ऑफ स्टील, कॉपर, ये इनकी वो मटेरियल बनता है। ये वायर कौन सा वायर है, वही इलेक्ट्रोड, ये कंटिन्यूसली फीड वायर होता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी स्पीड अपन देखते हैं, मतलब जो वायर है इसकी जो फीड है वो फीड होती है, वायर या इलेक्ट्रोड बोलेंगे उसको, बेयर इलेक्ट्रोड या फिर वायर या सिंपल इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो बेयर इलेक्ट्रोड ही है, ठीक है। 3800 मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है, ऑन 3 mm थिक स्टील की जो बार या प्लेट या कुछ भी आप यूज करेंगे तो उसके ऊपर, ठीक है। और उसमें एफिशिएंसी आपको 100% मिलेगी, मतलब उसमें कंप्लीट आपको वेल्डिंग मिलेगा, ठीक है, इतनी स्पीड के साथ में। इसके बाद में डीप पेनिट्रेशन विद हाई क्वालिटी, क्या होता है इसमें कि जो आर्क को जब हम कवर कर देते हैं किस चीज से, फ्लक्स, तो उस टाइम पर इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से जो स्पार्किंग करवा रहे हैं, तो जो हीट है वो हीट कंप्लीट हीट वहीं कवर रहती है, किसके अंदर, फ्लक्स की कोटिंग से उसके अंदर कवर रहती है, तो हमें बाहर तो दिखती नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और वो इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो पूरी हीट, मैक्सिमम हीट, पूरी तो नहीं बोल सकते हैं, मैक्सिमम हीट उस जॉब पीस के आसपास में या जहां पर हमको जो पॉइंट ऑफ वेल्डिंग है वहीं पर रहती है। तो उसके कारण इसमें जो पेनिट्रेशन है वो मैक्सिमम होता है, मतलब कि लेयर के वेल्ड या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जो लेयर है या जो डेप्थ है वो ज्यादा होती है, ठीक है। लेस डिस्टॉर्शन, मतलब जब आप उसको स्मूथली मूव कराएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो उस टाइम पर इसमें आप देखोगे तो है नहीं, ठीक है, और हाथ आपको कांस्टेंट चलाना ये आपको पता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़ या आगे पीछे, कम ज्यादा, इस तरीके की वेल्डिंग नहीं होती है, इसमें स्मूथ वेल्डिंग होती है। तो ये डिस्टॉर्शन, मतलब, और दूसरी चीज कि लेयर जब आपकी दोनों जॉब पीस फिक्स हैं तो ऊंची नीची वेल्डिंग की भी बात नहीं कि एक जॉब पीस ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम जब ये टच करवाते हैं, जो नॉर्मल वेल्डिंग हम करते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जॉब पीस हिल जाते हैं, तो हमें फिर से उनको फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। बेयर टाइप इलेक्ट्रोड्स आर यूज, जैसा अपन ने बात ही करी है कि इसमें बेयर टाइप का इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लक्स को हम अलग से भरते हैं ऊपर से, तो इसके लिए अपन को कोटेड इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती नहीं।
इलेक्ट्रोड इज फेड थ्रू गन और नोजल। इसको हम गन या नोजल के थ्रू एक रील के टाइप से एक फिक्स कर देते हैं और वो मोटर के थ्रू कंट्रोल होता है, और उतना वायर जितनी स्पीड से वो चलता जाता है उस हिसाब से वहां से वायर को हम निकालते जाते हैं। और कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल बॉक्स के ऊपर हम इसको आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इजी टू कंट्रोल द फीड रेट ऑफ इलेक्ट्रोड बाय कंट्रोल बॉक्स। वही जो मैंने अभी बताया आपको कि कंट्रोल बॉक्स से अपन उसमें मोटर की आप आरपीएम कंट्रोल कर लीजिए, वो तो आसानी से हो ही जाता है। वो अपन भी देखते हैं कि अपन डीसी मोटर को, यहाँ पर नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि ये जो कंट्रोल बॉक्स होता है यहाँ पर अपन डीसी मोटर का यूज करते हैं, तो उसको अपन आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, अब जितनी आप उसमें करंट फ्लो कराएंगे उतने आरपीएम पर वो मूव करती है और उस हिसाब से अपन वहां पर उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इजी टू वर्क फॉर ऑपरेटर इन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ये सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब अपन आर्क नहीं दिखेगा, ठीक है, जो मोल्टन मेटल के पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर नहीं उड़ेंगे, बैठेंगे कहीं पर टच होंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर के लिए तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है ही कि उसमें कोई समस्या नहीं क्रिएट होने वाली है उसको। ठीक है, स्पेशली यूज्ड फॉर लो कार्बन स्टील विथ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, ये लो कार्बन स्टील जो है उसके लिए अपन, जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम होता है उसको लो कार्बन स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये स्पेशल टाइप है आर्क वेल्डिंग का, एसी करंट के साथ में अपन यूज करते हैं, अल्टरनेटिव करंट के साथ में उसको यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के। आपको जैसे डिस्क्राइब करना है उसको या लिखना है तो पैराग्राफ में लिखने की बजाय ऐसे पॉइंट्स आप लिख दीजिए, तो ये क्या है आपको आसानी से रिमेंबर भी रहेंगे, याद भी रहेंगे कि इसकी क्या स्पेशलिटी थी। ठीक है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की। ठीक है, और आप लिख भी सकते हो उसको आसानी से। और दूसरा चीज क्या होता है कि जब मैं इसको चेक करूंगा तो मुझे भी आसानी रहती है पॉइंट्स को देखने की बजाय इसके कि मैं एक पूरा पैराग्राफ पढूं। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखना सीखो आप लोग, और हर एक चीज को कोशिश कर लो। मैंने भी कोशिश की है यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट्स में ही हर चीज को देने की, ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे। आप लोग जो नोट्स बनाओगे उसके लिए भी आप लोगों को आसानी से बन जाएंगे, और इसी तरीके से आप सब चीज के बना सकते हैं। बस ये है कि उसको आपको पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टाइप्स, देखो पहले तो अपन ने जैसे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा पूरा, तो उसमें मैंने पैराग्राफ लिख दिया कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता क्या है, इसमें प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या है, वो सब चीज उसमें लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख दिए। इससे क्या होता है कि जो उसमें यूज हो रहा है, जो आप करने वाले हो, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको एक ही एट अ ग्लांस आपको सब एक साथ मिल जाती हैं। ठीक है, अलग अलग लिखने की बजाय। और ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं तो उसमें क्या है, ये याद रखने में सहूलियत होती है। इसलिए आप लोग हर चीज के अगर इस तरीके के पॉइंट्स बनाओगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से, कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही हो, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आता है इसमें मिग। ठीक है, MIG। तो ये जैसे अपन ने वहां पर एक मशीन पढ़ी, ठीक है, कौन सी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, वैसे ही आया यहाँ पर मिग। इसका ये पुराना नाम है मिग, अब इसको जो बोलने लगे हैं वो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मेथड। ठीक है, गैस मेटल, जैसा इसका नाम अपन को समझ में आ रहा है ना, ये बिल्कुल वैसे की वैसी है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, कि इसमें आपको मेटल का भी इनपुट चाहिए, ठीक है, और गैस का भी इनपुट चाहिए। ठीक है, अब वो क्यों चाहिए, किस तरीके का है, ठीक है, वो अपन जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तब अपन देखेंगे। पहले इसके बारे में अपन जान लेते हैं ये क्या है। ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज अ गैस शील्डेड metal arc welding process which uses the high heat of an electric arc between a continuously fed consumable electrode wire and the material to be welded। ठीक है, जैसा इसमें दिया जा रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर भी हमको एक कंटिन्यूसली फेड इलेक्ट्रोड चाहिए। ठीक है, जो कंज्यूमेबल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोड तो यूज हो रहा है। ठीक है, उसी से करंट जा रही है, उसी से हीट बन रही है। ठीक है, और वो जो मटेरियल वेल्ड हो रहा है वहां पर उसको वो हीट इनपुट दे रहा है। ठीक है, मेटल इज ट्रांसफर्ड थ्रू प्रोटेक्टेड आर्क कॉलम टू द वर्क।
या मेटल जो जा रही है वो एक प्रोटेक्टेड आर्क कॉलम है, उससे ही वर्क में वैसे ही जैसा अपन ने पीछे देखा है कि भाई मोल्टन मेटल होगी, ठीक है, वो किस चीज की होगी, इलेक्ट्रोड की होगी, ठीक है। जॉब पीस को आपने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक ले आए हो, उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसके बीच की ज्वाइंट का, वो अपन फिलर मटेरियल से फिल कर देते हैं, तो वो तो वही चीज हो गई है, ठीक है। ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है। अगर अपन देखें तो थोड़ा सा ये वही चीज दिख रही है जो पीछे दिखा था, सिर्फ अंतर इतना आ जाता है यहाँ पर कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में अपन ने क्या किया था, जो जॉब पीस को हमको वेल्ड करना था उसके ऊपर हमने पहले फ्लक्स को ग्रेनुलस फॉर्म में डिपॉजिट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने वहां से जो आर्क है वो स्टार्ट किया था, कैसे, एक गन से हमने इलेक्ट्रोड को, कंज्यूमेबल वायर को हमने फीड किया था और वही वहाँ करंट जनरेट कर रहा था, करंट फ्लो करवा रहा था, जिसके कारण वहां पर आर्क जनरेट हो रहा था, और आर्क जनरेट होने के बाद में फिर वो कंटिन्यूसली उसको बेल्ड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही प्रोसेस है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वायर फीड रोल्स हैं, ठीक है, कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, रोल दोनों घूम रहे हैं, एक गन दिख रही है, गन में गैस का पास भी दिख रहा है वहां से, ठीक है, जॉब पीस के ऊपर आ रहा है। तो क्या होता है इसमें मेटल आर्क वेल्डिंग में, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में, कि वायर भी कंटिन्यूसली कंज्यूम होता है एज अ इलेक्ट्रोड, तो बेयर इलेक्ट्रोड हो गया, ये तो सीधा सा सामने दिख रहा है अपन को कि बेयर इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। दूसरा, गैस हम इसको फ्लो करवा रहे हैं, तो ये गैस इसमें चारों तरफ से फिल हो जाती है, भर जाती है पूरी, तो उसके कारण क्या होता है कि जो मोल्टन मेटल है बेयर इलेक्ट्रोड की, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, ठीक है। और ये जो गन है, ये गन मूव करती जाती है, ठीक है। तो ये इस वायर कंज्यूम हो रहा है इसमें, उसकी भी रेट है, वो रेट फिक्स रहती है, ठीक है। गैस निकलने की रेट भी फिक्स होती है, बेल्डिंग होता जाता है, उसके बाद में फिर ये मूव करती जाती है और गैस थोड़ी देर के बाद में वहां से हट जाती है, तो जितनी देर में उसका ऑक्सीडेशन होने की प्रोसेस होती है वो जरा सा टाइम रहता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है, वो ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे तक ऑक्सीडेशन के लिए खड़ी रहेगी, क्योंकि वो तो मोल्टन मेटल है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और अगर अपन देखें तो रूम टेम्परेचर और उसके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो सॉलिडिफिकेशन स्पीड्स में हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपन, एक सिंपल सी चीज है, ठंड के दिनों में अगर आप चाय को कप को रख दो तो वो ठंडा होना स्टार्ट जल्दी हो जाता है, अपन बोलते बहुत ठंडा इसलिए ठंडा हो गया, वो रीजन नहीं होता। और गर्मी के दिनों में वही टेम्परेचर, क्योंकि चाय का टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, चाहे आप किसी मौसम में हो, लेकिन गर्मियों में जब आप रखते हैं उसको, तो वो जो टेम्परेचर होता है उसका और रूम टेम्परेचर, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए गर्मी में जो चाय के ठंडे होने की जो रेट है या जो ग्राफ आप बनाओगे वो थोड़ा सा कम स्लोप का होता है एज कम्पेयर टू ठंड के दिनों में, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ पर होती है कि वो टेम्परेचर, जैसे अपन ने देखा कि भाई उस आर्क का टेम्परेचर कितना है, 6000 7000 डिग्री, और रूम टेम्परेचर 25 30 35 डिग्री, एक्सट्रीम कंडीशन है 50 डिग्री, 50 डिग्री में तो हम वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, इतनी गर्मी हमें खुद लगेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम 35 40 डिग्री, ठीक है, इस टेम्परेचर। तो ये दोनों का जब अपन डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि सॉलिडिफिकेशन की रेट बहुत तेज से होती है, तो वो जरा सी टाइम रहता है ऑक्सीडेशन का, और जैसे ही वेल्डिंग खत्म होती है और मूव किया और वो वहां सॉलिडिफिकेशन हुआ, और जहां सॉलिडिफिकेशन हो गया तो फिर ऑक्सीडेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है वहां पर, तो इसलिए ये गैस वहां पर उतनी ही देर रहती है और उसके बाद में फिर वो खत्म हो जाती है। अब ऐसे इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑफ मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। इसमें डीसी सप्लाई होता है, वोल्टेज सप्लाई इज डीसी करंट, डीसी कांस्टेंट होता है, करंट की रेंज इसमें 100 से 400 एम्पियर होता है। वेरिएशन ऑफ करंट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द वायर डायमीटर, जैसे अपन ने पहले देखा था, ठीक है, जो दूसरे नंबर का पीछे वाले का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि वायर का डायमीटर जैसा है उसके हिसाब से अपन करंट का फ्लो करवाते हैं उसमें, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी वही चीज है, जिस mm का आप लोगे उसके हिसाब से अपन को करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा, ठीक है। द वायर फीड रेट इज अप टू 5 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 5 मीटर ये वायर की फीडिंग होती है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में अपन ने कितना देखा था, 38 का, 38 का, ठीक है, मीटर पर मिनट का, इसमें कितना है 5 मीटर पर मिनट का। द वेल्डिंग गन कैन बी आइदर एयर और वाटर कूल्ड डिपेंडिंग अपॉन द करंट यूज, ठीक है। ये दोनों टाइप्स, क्योंकि हमको वहां पर जो वेल्डिंग गन है उसको भी कूलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हीट जनरेट हो रही है,
ठीक है ना। और हीट जनरेट वहां पर हो रही है, तो फिर वो कुछ टाइम के बाद में ऐसा ना हो कि टेम्परेचर उसका भी बढ़ जाए और पता चला कि वहाँ जो फीड वायर है वो फीड वायर मोल्टन मेटल की यहाँ तो मेल्ट हो ही रहा है, उसके साथ में वो टिप पर भी होने लगा गन की, ठीक है। तो वो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, फिर वहां से वायर निकलना, तो उसको कूलिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम वहां पर कूलिंग करते हैं, ठीक है। बेयर टाइप कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, वो अपन ने देखा ही हुआ है कि अपन को इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो अपन बेयर टाइप का ही यूज करते हैं, ठीक है, विदाउट कोटिंग। वेरी लाइट कोटेड और फ्लक्स कोड वायर इज आल्सो यूज्ड, मतलब अब लाइट कोटेड अगर होगा कि सिंपल आपने जैसे पेंट कर देते हैं इस तरीके का, अगर आप कोटिंग का यूज कर रहे हैं तो वो भी कर दें, कुछ स्पेशल पर्पस में किया जाता है वहां पर, अदरवाइज अपन उसमें बेयर टाइप का ही यूज करते हैं, ठीक है। वायर का डायमीटर अपन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 0.9 टू 1.6 मिलीमीटर तक का होता है, मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल कॉपर वायर के डायमीटर का होता है, बहुत ज्यादा मोटा इसमें नहीं होता है। द वेल्डिंग एरिया इज फ्लूडेड विद गैस टू कीप ऑक्सीजन ऑफ द एयर अवे फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस, वही में जो मैंने आपको बताया कि गैस का यूज अपन कैसे करते हैं, एज अ सील्ड का यूज करते हैं उसमें, कि ये एक तरीके से फ्लक्स के जैसा होता है और वहां पर वो चारों तरफ से सराउंडिंग रहता है, तो जो मोल्टन मेटल है वो एयर के कांटेक्ट में आती नहीं है, तो उसके कारण उसमें ऑक्सीडेशन उसका होता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर वर्किंग विथ स्टील, वैसे तो बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चीप भी पड़ती है और इसको अपन यूज कर लेते हैं आसानी से, अपन को ये अवेलेबल भी हो जाती है, ठीक है, टॉक्सिक नहीं होती है, ये हम ह्यूमन के लिए भी डेंजरस नहीं होती है, ठीक है, तो ये हार्मफुल भी नहीं होती है, तो इसके लिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं, और स्पेशली स्टील के लिए तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज करते हैं, ठीक है। फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम और कॉपर आर्गन और आर्गन हीलियम मिक्सचर आर यूज्ड, ठीक है। अगर अपन एल्यूमिनियम पर या कॉपर पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो देख एक चीज का बिल्कुल क्लियर है, और एल्यूमिनियम कॉपर अगर आप इन पर वेल्डिंग करोगे तो फिर वहां पर अपन को जो फीड मटेरियल है, मतलब जो बेयर इलेक्ट्रोड है, वो भी इन्हीं के प्रोपोर्शनल में अपन को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एल्यूमिनियम पर वेल्डिंग कर रहे हैं और माइल्ड स्टील को यूज कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, ये स्टील अलाय को आप यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बेयर इलेक्ट्रोड है वो कौन से मटेरियल का बन रहा है उसमें, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ मिग वेल्डिंग, नो फ्लक्स रिक्वायर्ड, हमने पहले ही देखा है यहाँ पर कि अपन गैस का यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए। हाई वेल्डिंग स्पीड, स्पीड इसकी काफ़ी तेज होती है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से कंपेयर मत करो, लेकिन दूसरी जैसे अपन जो ट्रेडिशनल आर्क वेल्डिंग करते हैं उससे इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इंक्रीज्ड कोरोनल रेजिस्टेंस, तो कोरोजन से रेजिस्टेंस तो उसका सीधी चीज़ है वहाँ पर कि अपन जब ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहे हैं तो वो तो सिंपल चीज़ है, कोरोनल रेजिस्टेंस डेवलप हो गई होगा। इजीली ऑटोमेटेड वेल्डिंग, बेल्ट्स ऑल मेटल इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है, हर टाइप की आपको जो वेल्डिंग है वो आप इस मटेरियल का यूज कर सकते हैं इस वेल्डिंग प्रोसेस में। हाई इकोनॉमी, सिंपल सी चीज़ है कि अपन जब इसमें गैस का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन इसका कार्बन डाइऑक्साइड का अपन यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो जो फ्लक्स का मटेरियल है उस मटेरियल का अपन को यूज नहीं करना पड़ रहा है, तो सीधी चीज है कि अपन को चीप पड़ जाएगी, स्पीड ज्यादा है उसके कारण भी अपन को करंट कम लगेगी, काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं मिग के, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप जब इसको लिखेंगे, ठीक है, अगर आता है एक्सप्लेन द मिग वेल्डिंग, तो इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले नंबर आप एक पेज इंट्रोडक्शन का, ठीक है, एक पेज आधा पेज जितना आपको समझ में आता है, ठीक है, वो आपने लिख दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने डायग्राम बना दिया, तीसरे नंबर पर उसको आप एक्सप्लेन कर दो डायग्राम को कि आपने इस डायग्राम में ये चीजें हो रही है, ठीक है, जैसे उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ना, वैसे आप उसमें लिख दीजिए, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा नीचे अपन एक पैरा में लिख देते हैं कि भाई ये वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दीजिए आप, ठीक है ना। लिखने के बाद में आप उसके एडवांटेजेस ऑफ मिग वेल्डिंग लिख दीजिए, ये सफिशिएंट हो जाएगा आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए कि मिग के बारे में, इसमें आपने सब चीज कवर अप कर ली है उसकी, ठीक है। इसी तरीके से अपन को बाकी सबके भी करना है, ठीक है। तो अपन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें टेग रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो आपके बच्चे हुए हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके करेंगे, ठीक है।
और इसी के साथ में अपन आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए अपने अपने हिसाब से, ठीक है। लिखना, इसको लिखते जाइए। उससे क्या होगा कि आप जब एक बार लिख लेंगे ना इसको, तो फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो लिखना है आपको वो कैसे लिखना है। क्योंकि आप जैसे ही लिखने बैठोगे, पता चला कि पहले ही नंबर आप बैठे हो, आपने कॉपी खोल ली और इसके बाद पेन पकड़ के कि अब मेरे को ना टाइप ये लिखना है कि मिग वेल्डिंग होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसके डायग्राम देखेंगे, बोलेंगे डायग्राम तो बन गया, अब डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करें, ठीक है। तो ये चीजें क्या होंगी कि आप जब तक एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, इवन एक चीज बताऊं, अगर आप 2-3 उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे ना टाइप्स में, जैसे इसी में वेल्डिंग की अपन बात करें, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, मिग में, टिग में, अगर आप इसमें ही प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर आपको ये हर सब्जेक्ट में इस तरीके के ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा कि मेरे को एक्सप्लेन कैसे करना है। वो क्या है, आपको एक थीम बनानी पड़ेगी कि अपन 5 पॉइंट ले लेते हैं। पहला इंट्रोडक्शन किसी भी मशीन का या किसी भी जो इक्विपमेंट है वो, या किसी भी प्रोसेस का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका डायग्राम क्या है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब वर्किंग क्या है उसकी, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और फिर उसके एडवांटेज अगर हैं तो वो क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस वो है। ये एक थीम बना लीजिए, तो मेरे हिसाब से ना आप हर क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो वो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए उस चीज की, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।